हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन के क्या प्रमुख कारण थे और इसका उदय क्यों हुआ, राइज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको रेवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति। क्रांति जब रेवोल्यूशन लोगों के द्वारा किया जाता है, जब वो एक गवर्निंग सिस्टम से दूसरे गवर्निंग सिस्टम में जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो क्रांति करते हैं। एक गवर्निंग सिस्टम से ही मान सकते हो कि वो मोनार्की के खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि वो एक सिस्टम में अब इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो वो दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, वो उस सरकार के लिए या प्रेजेंट जो सिस्टम है उसके खिलाफ क्या करते हैं, वो रेवोल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं। एक होती है डेमोक्रेसी और दूसरी चीज़ होती है थियोक्रेसी। डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, लोगों का शासन होता है, लोग शासन करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। लेकिन एक होती है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में यानी कि भगवान के नाम पर शासन होता है। अब भगवान के नाम पर शासन मतलब कि जो व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे भगवान ने भेजा है और हम धर्म के नाम पर शासन करते हैं। जैसे कि ईरान में होता है, ईरान में जो मौलवी होते हैं और जिस तरीके से पॉप होता है वो भी धर्म के नाम पे शासन करता है। इस तरीके से थियोक्रेसी होती है। तो ये बेसिक दो दो टर्म थी जो मैंने आपको समझाई यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं हम अमेरिकन रिवोल्यूशन। अमेरिकन रिवोल्यूशन एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है जो कि ब्रिटिश अमेरिका। अब ब्रिटिश अमेरिका मतलब यार आपने ब्रिटिश इंडिया का नाम तो सुना होगा कि ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत पे आक्रमण किया और भारत को अपनी कॉलोनी बनाया। तो ब्रिटिशर्स ने जो है सिमिलरली अमेरिका अमेरिका जो आप सोचते हो कि आज जो सुपर पावर है वो सुपर पावर बनी है, लेकिन वो पहले से ही सुपर पावर नहीं थी, वो पहले ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी। अब ब्रिटिशर्स जो है ना ये निकले, ये लूटने के लिए निकले। पहले ये इंडिया की तरफ आए, इंडिया के साथ साथ फिर क्या नाम से ये अमेरिका को भी लूटा, सब जगह अफ्रीका में गए, सब जगह ये गए। ठीक है, तो उनमें से अमेरिका गए तो ब्रिटिश अमेरिका के रीजन में यहाँ पर हुआ 1765 से लेकर 1791 के बीच में। अब क्या हुआ, इन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई हुई थी, 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज जो कि अमेरिकाज में ब्रिटिशर्स उस पर राज करते थे। यानी कि वहाँ पर ब्रिटिशर किंग का पावर चलता था और वो जो है अमेरिकन जो थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। वहाँ पर वो क्या कहते थे कि हमको इंडिपेंडेंट रीजन चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा है, ये जो रीजन है ये है 13 कॉलोनीज। ये 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश अमेरिका की ये 13 कॉलोनीज थी। अब इसमें देखिए, इस सीधा सिंपल है, ये जो ईस्ट वाली पार्ट है ना ये है 13 कॉलोनीज। ईस्ट वाली जो पार्ट है ये है 13 कॉलोनीज और ये इधर वाला रीजन है उनको ये बोल देते हैं रेड इंडियन से। ऊपर यहाँ पर फ्रेंच है, मैप में आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि अमेरिकन रिवोल्यूशन का क्या था, मतलब किससे क्यों हुआ, किसके खिलाफ हुआ। ठीक है, अब हुआ कॉजेज कि मेन इसका प्रमुख कारण क्या होता है। सबसे पहले देखा टाइम पीरियड 1765 से 1783 के बीच में हुआ, यानी कि 1765 से 83 के बीच में। अब अमेरिकन आइडेंटिटी डेवलप होती है 13 कॉलोनीज में ड्यू प्रॉस्पेरिटी। अब देखो वहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड हुआ। अब ट्रेड के साथ साथ वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई, समृद्धि आई। और जो अमेरिका की मर्केंटाइन पॉलिसी थी ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस थी। 7 वॉर्स ऑफ युद्ध हुए। अब सबसे पहला प्रमुख कारण था पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज। जो ब्रिटिशर्स थे ना उनकी जो लोकल ऑटोनॉमी थी ना, कॉलोनीज हैव ऑटोनॉमी इन देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट थे ना वो ब्रिटिशर्स के हैंड में ही थे। ब्रिटिशर ही ज़्यादा डिपार्टमेंट को हैंडल करते थे, जिसमें डिफेंस हुआ, फॉरेन रिलेशन हुआ, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये सब इनके अंडर में थे। और कॉलोनीज का खुद का लेजिस्लेचर हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव हेड हुआ करता था जो कि गवर्नर था। लेकिन ये जो गवर्नर था ना वो भी अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जो लंदन पार्लियामेंट थी उसमें अमेरिकन का बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं था। अब देखो वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई, लोग एजुकेटेड हुए, तो उन्होंने अपने हक के लिए मांग उठाना शुरू किया। तो ये प्रमुख कारण हुआ, फर्स्ट नंबर रीजन हुआ क्या हुआ आपका, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज। सेकंड है इकोनॉमिक एक्सप्लिटेशन ऑफ कॉलोनीज। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स ने लिमिटेड कर दिया ट्रेड और इंडस्ट्रीज में, और कॉलोनीज को अलाउड किया कि वो सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटिश शिप से ही जो है वो सामान एक्सपोर्ट करे। यानी कि जो अमेरिकन की जो खुद की जो शिप्स है उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया और ब्रिटिशर्स का ही ट्रेड यहाँ पर उन्होंने उभरता हुआ उन्होंने फ्लरिश किया। तीसरा है सोशो इकोनॉमिक कॉजेज। यानी कि जो पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट आता है ना कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा रिफॉर्म्स आए, जो अलग अलग धर्म के जो लोग थे वो जो है वो फ्रीडम्स के लवर बनेंगे, उनको अब आज़ादी पसंद थी। अब वो धर्म एक धर्म तक ही ना सीमित होकर वो चाहते थे कि हम आज़ादी के साथ इस देश में निवास करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या चाहा कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए। और इस ये जब भी पॉसिबल होगा जब हम जो है ब्रिटिशर को हमारे देश से भगाएंगे और हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपना नेशन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और तीसरी चौथी चीज, चौथा रीजन है आपका एंटरप्राइजिंग नेचर ऑफ पीपल ऑफ कॉलोनीज। तो जो लोग थे ना, देखो जो अमेरिकन कॉलोनीज के लोग थे, ब्रिटिश कॉलोनी के जो ब्रिटिश अमेरिकन जो थे वो हार्ड वर्कर थे, एंटरप्राइजिंग थे और एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना चाहते थे। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि यार हमारी इंडस्ट्री बना, जैसे कि उन्होंने पहले ही एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिकन शिप्स पे उन्होंने बैन लगा दिया था। तो वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री बने, और इस ये तभी होगा जब हम इनके खिलाफ क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, यानी कि क्रांति लाएंगे। पांचवा रीजन है 7 ईयर वॉर एंड एंड ऑफ फ्रेंच ट्रैक। कॉलोनीज जो है ये फ्रांस और कनाडा से बहुत ज़्यादा भयभीत थी, क्योंकि यहाँ पर 7 साल तक युद्ध चलता है। कॉलोनीज ये नहीं चाहती थी, डू नॉट वांट टू स्पॉइल देयर रिलेशन विद ब्रिटिश। अब ये अपना इसके साथ नहीं चाहती थी, और फ्रांस जो है वो हार जाता है, तो उससे रिवेंज लेने के लिए फ्रॉम हेल्प द अमेरिकन, तो ये अमेरिकन डिफीट हो जाती है। तो फ्रांस जो है वो डिफीट हो जाता है, सॉरी। अब जब फ्रांस हारता है ना तो वो ब्रिटिशर से क्या नाम से
बदला लेने के लिए वो अमेरिकन की हेल्प करता है। तो फ्रांस की मदद यहाँ पर अमेरिका को मिल जाती है, तो वहाँ से एक यहाँ पर एक प्रमुख कारण भी यहाँ पर हो जाता है। छठा है पीएम ग्रेन्यूलिस पॉलिसीज ऑफ टुवर्ड्स कॉलोनी। अब 1763 में क्या होता है, जो ग्रेविनेली था ना, वो स्ट्रिक्ट लॉज बना देता है इंग्लैंड की इनकम को जनरेट करने के लिए। इंग्लैंड की इनकम कहाँ से आएगी, कॉलोनीज से आएगी। तो ये लूट के लेके गए थे, तो इन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया। इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग को लेकर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए। और कॉलोनीज में आपको जब अगर ज़मीन खरीदनी होगी तो उसके लिए नए लॉ बना दिए। कुछ ऐसे एक परमानेंट आर्मी बना दी कॉलोनीज में कि यहाँ पर ये कॉलोनी है। 13 कॉलोनी थी ना, कितनी थी, 13 कॉलोनी थी। उसमें इन्होंने आर्मी लगा दी कि ये हमारे खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं करे। अब उस आर्मी का लगा दी, वो अच्छी चीज़ है उनके परस्पेक्टिव से, लेकिन एक नेगेटिव उसको ये इफेक्ट पड़ेगी, जो आर्मी लगानी है तो आर्मी फ्री फोकट में तो लगेगी नहीं, यहाँ पर रहने के लिए उसका खर्चा होगा, तो उसको सैलरी भी दी जाएगी। तो वो जो सारा खर्चा था ना, ये कॉलोनीज के लोगों से उगाया गया मतलब कि उन पर टैक्स लगाया गया इनडायरेक्टली। ठीक है, टैक्स उनको इनकम जनरेट करने के लिए यहाँ पर उनका इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन यहाँ पर एक तरीके से किया गया। सिक्स्थ रीजन ये हुआ। सेवंथ है स्टाम्प्ड एक्ट ऑफ 1765 एंड डेक्लेरेटरी ऑफ 1766। क्या हुआ, दो एक्ट है। एक तो स्टाम्प एक्ट क्या था कि जो 1765 में ड्यूटी इम्पीज कर दी गई ऑल लीगल पेपर्स में, यानी कि हर उसमें ड्यूटी इम्पीज कर गई, ड्यूटी इम्पोज कर दी गई, टैक्स लगा दिया गया न्यूज़पेपर पे। और ये जो ड्यूटी थी ना, ये 3 से लेकर 10% तक बढ़ा दी गई। इतनी ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिया। 1765 में एक मास लेवल प्रोटेस्ट किया जाता है, और जो है सन्स ऑफ लिबर्टी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की जाती है। यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश ट्रेड का, सबका बायकॉट किया जाता है एक्सट्रीम लेवल पर। और 1766 में ये कहा गया कि अगर टैक्सेशन नहीं होगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, अगर जब तक हमको लंदन की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम टैक्स भी नहीं देंगे। और बिल्स को है ये आप वापस ले लीजिए। लेकिन और जो नए रूल बनाए गए वो ये बताया कि जो ब्रिटिश है वो कैन इम्पोज न्यू टैक्स इन फ्यूचर, ये नए टैक्स भी ला सकती है। 1766 का जो डिक्लेरेटरी एक्ट था ना, उसमें ये बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एक्ट जो थे ये प्रमुख रीजन बने इनके अमेरिकन रेवोल्यूशन के। आठवां है टाउनशिप्स एक्ट ऑफ 1767 एंड बोस्टन मस्कर ऑफ 1770। क्या हुआ, जो टाउनशिप था ना, वो न्यू चांसलर बने एक्ट करके, और इन्होंने इम्पोज कर दिया टैक्स, क्योंकि एसेंशियल चीज़ों पे, एसेंशियल यानी कि जो आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें है। एक तो हुआ कि आपने शिप के उस पर आपने ट्रेड पे टैक्स लगाया, तो वो तो चलता है, वो तो फिर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने जब बेसिक चीज़ों पे, बेसिक कम्युनिटीज़ पे, बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर उन पर आपने टैक्स लगा दिया, जैसे कि टी पर, पेपर पर, ग्लास पर, इतनी बेसिक चीज़ों पे इन्होंने इतना % टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पर इन्होंने बाइकआउट स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गुड्स का। और ब्रिटिशर्स जो थे उनको, उन्होंने क्या किया, इस बाइकआउट को हटाने के लिए, यानी कि इसका दबाव डालने के लिए इन्होंने फायर किया लोगों पर, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मैस्कर होता है। बोस्टन मैस्कर, जैसे जलियांवाला बाग मैस्कर हमारे यहाँ पर माना जाता है, उस तरीके से यहाँ पर बोस्टन मैस्कर माना जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लॉर्ड नॉर्थ टी एक्ट एंड बोस्टन टी पार्टी। अब बोस्टन टी पार्टी क्या है, देखो बोस्टन टी पार्टी 1793 बहुत ज़्यादा फेमस है 1773 की। मतलब क्या था इसमें, इन्होंने एबॉलिश तो कर दिया सारे टैक्स को। जब इन्होंने देखा कि यार 5 लोगों की यहाँ पर फायर हो गई, अब इससे ज़्यादा और रेवोल्यूशन फैलेगा, तो इन्होंने एबॉलिश कर दिया वो टैक्स जो इन्होंने बेसिक कम्युनिटीज़ पे लगाए थे। लेकिन इन्होंने जो टी थी ना, वो जो चाय की पत्ती थी, अब चाय की पत्ती पर इन्होंने टैक्स नहीं हटाया। तो जो 3 लोग थे ना, अब 3 शिप वो ओवरलोड हो रहे थे, अनलोडेड हो रहे थे बोस्टन में। बोस्टन एक ऐसा समुद्री मार्ग था, समुद्री जो डॉकयार्ड होता है ना, वहाँ पर ये अनलोड हो रहे थे। तो कुछ लोग जो है वो चिपके जाते हैं, उसको उसमें एंटर होते हैं एक कुली के बेस में। अब कुली के बेस में कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, और जो सारी चाय की पत्ती होती है ना, 3 कंटेनर में भरी होती है, वो उसको वो सी में, यानी कि जो समुद्र है उसमें उगेड़ देते हैं। तो देखना आपने यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। तो इससे क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा, लगभग 10,000 पाउंड्स का यहाँ पर नुकसान होता है। तो ये था आपका बोस्टन टी पार्टी 1773 की। यहाँ पर टी पर इन्होंने जो टैक्स था वो हटाया नहीं, और यहाँ पर कुछ लोगों ने उसकी चाय पत्तियों का इनको नुकसान किया, 10,000 पाउंड का इनको करीब यहाँ पर नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ा। इंटॉरेबल एक्ट ऑफ 1774। अब बोस्टन पोर्ट क्लोज कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद कंपनसेशन बनाया गया कि यार हमको इसका कंपनसेशन चाहिए। जो वहाँ पर जो कंपनी थी जिन्होंने टी बनाई थी, वो कहते थे ब्रिटिश सरकार से कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो हमको इसका कंपनसेशन चाहिए। पब्लिक मीटिंग्स जो है वो बैन कर दी गई, यहाँ से असेंबली भी डिसॉल्व कर दी गई। तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पर ब्रिटिशर्स के सामने उभर कर आई। तो ये 17 जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उसका धीरे धीरे यहाँ पर और उदय होता गया, और यहाँ पर टूल मिलती गई अमेरिकन रेवोल्यूशन को इसी के साथ। तो ये था कुछ कॉजेज। देखो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट। ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना चाहता मैं, इसलिए इस लेक्चर में आपको हमने बताया कि 10 रीज़न है। देखो आप देख सकते हो 10 रीज़न है, बिल्कुल ऐसे कि एज इट इज़ आप अपने एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, ये है आपका, हमने बताया कि कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। तब तक के लिए और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।